सभी छात्र छात्राओं को एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम लोगों को ने इससे पहले अपने सिलेबस से संबंधित जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको हमने पूरा किया और इसी क्रम में अब हमारी प्रॉपर वे में तैयारी होती रहे, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, अनसॉल्व्ड को हल करना, जो यूपी बोर्ड्स में जो विगत वर्षों में आए हुए पेपर्स हैं उनको हल करना शुरू कर दिया है। तो इसी क्रम में आज सन 2020 का आपका बोर्ड का पेपर है, इसी को हल करेंगे हम लोग। तो बिना समय को खराब किए हुए सवालों को क्रम से हम लोग हल करना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए उत्तर नंबर 1 का खंड क्या करना है इसमें। उत्तर नंबर 1 का में इस उत्तर नंबर 1 का में पूछा गया है कि 2 की घात m 5 की घात n, ये देखिए 2 की घात m गुणा 5 टू पावर n, इसके आधार पर बताइए ये इस संख्या का जो प्रसार है वो दशमलव के कितने स्थानों तक है। दी हुई संख्या का जो प्रसार है वह दशमलव के कितने स्थानों तक है, ये हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए या तो क्या काम करिए, इसका पहले सोल्यूशन करने के लिए हम लोग इस दिए हुए पद के क्या कर लेते हैं, गुणनखंड, आपको पता लग जाएगा। जैसे 12 50, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 दूनी 5 25, 5 दूनी 5 25, इसको भी कैंसिल कर दीजिए 5 25, ये गुणनखंड हमारे हो गए इतने। तो गुणनखंड कितने बन के आ रहे हैं, 14 58, और बटे में देखिए कितना आ रहा है, 2 गुणा 5 की घात कितनी बन रही है, 4। तो नीचे जितने जीरो होंगे उतना ही दशमलव प्रसार इसका बन जाएगा। तो नीचे जीरो लाने के लिए देखिए यहाँ पर घात कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 4 होनी चाहिए घात, अर्थात 10 की घात अगर 4 हो जाएगी तो 4 स्थान पर इसका प्रसार हो जाएगा। 10 बनाने के लिए हम क्या कर लें, 2 की घात 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 की घात 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए, तो ऊपर हो गया 14 58 गुणा 8 बटे में देखिए 2 की घात कितनी हो गई, 4 गुणा 2 की घात 4, 5 की घात 4, अर्थात ये कितने बन जाएंगे, 14 58 गुणा 8, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 की घात हो जाएगा 4। जितनी घात होगी 10 की उतने ही अंकों तक इस संख्या का दशमलव प्रसार हमारा रहेगा। कितने स्थानों पर रहेगा, 4 स्थानों तक। तो हमारे विकल्प के हिसाब से, अनसॉल्व्ड के हिसाब से कौन सा विकल्प हमारा ठीक होना चाहिए, एक चौथा विकल्प हमारा इसका ठीक हो जाएगा, अर्थात 4 स्थानों तक इसका प्रसार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखिए ग्राफ बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक बताइए। तो बहुपद के शून्यक वैसे तो क्या है, इस बार इस कोरोना काल के समय में इस प्रश्न को या इस सिलेबस से निकाल दिया गया है, बहुपद वाला हमारा चैप्टर नहीं है, फिर भी प्रश्न आ गया है तो हम आपको बता देते हैं। देखो ये एक्स अक्ष होता है, ये क्या है, वाई अक्ष। हमारा दिया हुआ कोई भी वक्र, कोई भी कर्व जो होता है, कोई वक्र होता है, एक्स अक्ष को जितने जगह पर काटेगा उतने ही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 स्थानों पर काटता है, अर्थात इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य संख्या हो जाएगी 4 शून्य इसके होंगे, ठीक है। तो इस आधार पर अगर देखें तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो 4 शून्य इस वक्र में, इस बहुपद में हमको प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है कि 2 त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन से त्रिभुज, ABC, त्रिभुज DEF कैसे हैं, परस्पर समरूप हैं। पूछा क्या गया है, पूछा गया है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। आप जानते हो, प्रमेय आप पढ़ चुके हो त्रिभुज की समरूपता के नियम में, कि यदि 2 त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कोई 2 त्रिभुज है हमारे, मान लिया ABC त्रिभुज है, एक त्रिभुज DEF है, और अगर हम प्रमेय के हिसाब से चलते हैं तो इसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर।
दोनों भुजाओं के समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसलिए इसमें मान रख देंगे हम लोग, इसका पूरे का स्क्वायर ए बी अपॉन डी ई लिख सकते हैं, हम इसको स्क्वायर लगा सकते हैं। इसका मान देखिए कितना है 4/9, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/81। तो इस आधार पर देखें तो हमारा कौन सा विकल्प आंसर में सही हो जाएगा 16/81। ये दे रखा है तीसरा वाला, तीसरा वाला जो आपका खंड है विकल्प है 16/81, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इसी का घाखंड। तो घाखंड में क्या कह रखा है, घाखंड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 0। पूछा क्या गया है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। क्या करेंगे हम, तो देखिए साइन थीटा इक्वल कर लीजिए कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1, इधर साइन के अपान में कॉस ले आइए 1 हो गया, ये बन गया 10। अब देखिए त्रिकोणमिति की टेबल है, त्रिकोणमिति की टेबल देख लीजिए, उसमें मान कितना होता है 10 का 1 45 का होता है। तो ये हमने 45 लिख दिया, अर्थात थीटा बराबर कितना आ गया 45, 10 हमने छोड़ दिया। मान हमको इसका चाहिए दिए हुए पद का, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4, इनकी मान की साइन 45 लिख देंगे, यहाँ पर साइन 45 हो जाएगा थीटा, और ऐसे यहाँ पर कॉस 45 लिख दीजिए। अब आप जानते हैं साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, पावर करेंगे 4, ऐसे 1/√2 एक cos 45 का ही मान होता है, पावर कितनी हो गई 4 हो गई। अब 1/2 का जब हम पावर 4 करेंगे तो 4 बार जब उससे गुणा करेंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास भाई √2, और √2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और दूसरा √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पर भी 1/4 हर बराबर है, तो ये 1 + 1 कितना हो गया 2/4। इसको हम सरल कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अर्थात 1/2। इस आधार पर देखें तो हमारा कौन सा विकल्प ठीक हो जाएगा, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन जो है विकल्प 1/2 ये हमारा ठीक हो जाएगा। उत्तर नंबर 1 का घाखंड आपने किया। इसी तरह उत्तर नंबर 1 का या खंड है, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपका ये या खंड। इस या खंड में जो क्या पूछा गया है, कहा एक बिंदु दे रखा है 3,4। आपसे पूछा गया है कि 3,4 बिंदु जो है वह बाई अक्ष से कितनी दूरी पर होगा, ये पूछा है। बाई अक्ष से दूरी बतानी है, तो देखिए आप ये बिंदु 3,4 हमने दिखा दिया, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस है। तो इधर देखिए यहाँ इस बिंदु की ये देखिए ये तो हो गई क्या एक्स अक्ष से दूरी, और ये वाली दूरी क्या हो गई बाई अक्ष से। तो आप देखिए ये वाली दूरी बाई अक्ष से कितनी है 3, तो जैसे यहाँ पर ये वाली बिंदु से 3 दूरी है तो ये वाली भी तो कितनी होगी 3। तो पूछा गया है दिए हुए बिंदु की बाई अक्ष से दूरी बताओ तो कितनी होगी 3। तो बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी बिंदु की 3 मात्रक। यही आपसे पूछा जाता है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी तो कितनी है, देखिए 3 है, एक्स अक्ष पर 3 है, अब बाई अक्ष से वो भी कितनी है 3 है। तो इसको ध्यान रखना, जब बिंदु की किसी अक्ष पर दूरी पूछी जाए तब कितनी होगी, और उस बिंदु की किसी अक्ष से दूरी कितनी पूछी जाए तो इन दोनों शब्दों में जरा ध्यान रखेंगे, इससे हमको आसानी रहेगी। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 3 है, और बाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 4 है, और यही आपसे पूछा गया बाई अक्ष से कितनी दूरी है तो कितनी है 3 है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसी तरह से प्रश्न आपके आते रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपका पूरा हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कैसे इसको हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या इसमें पहला जो आपने किया था उसमें चाखंड में प्रायिकता का सवाल दे रखा है, उसमें इस वर्ष प्रायिकता जो चैप्टर में सिलेबस में हटा दिया गया, इसलिए हमने आपको वो नहीं बताया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस 2 क्वेश्चन नंबर को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है, 2 का खंड देखिए। पहले तो ये देखिए 2 समीकरण है, दोनों रैखिक समीकरण है, और इन दोनों रैखिक समीकरणों को
हल किए बगैर हमको बताना है कि इनका कोई हल नहीं है तो के का मान बताइए। जब समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, देखेंगे चूंकि युगपत समीकरण का कोई हल नहीं है, तो क्या कंडीशन होती है? कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तो उसमें एक कंडीशन होती है जब कोई हल नहीं होगा उस समीकरण निकाय का। तो इसमें करना क्या हमको, कैसे के का मान निकालेंगे? देखिए हमारे पास a1 3 है, b1 1 है और c1 कितना है 1 है। मान रख लेंगे 3। a2 का मान रखिए, देखिए 2k - 1। b1 का मान 1 है और जबकि b2 का मान क्या है k - 1। c1 का मान 1 है, c2 का मान कितना है 2k + 1। ठीक, हमको ज्ञात करना है इस ऐसा मान बताओ जिससे इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो पहले तो इन दोनों को हल करके देख लेते हैं। इन दोनों को हल करके देखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए दोनों को, इनको लेने पर 3/2k - 1 और इधर 1/k - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k - k3 और इधर हो जाएगा 2k - 1। तो 3k - k 2k माइनस का 1 प्लस का 3 हो गए। इसको जरा देखिए कितने बन जाएंगे k और यहाँ कितना बचेगा 2। इसमें तो k इक्वल टू कितना होगा, अगर समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो k इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर हम इस वाले खंड को लेकर चलें हमारे पास सेकंड और थर्ड वाले को, तो इसमें देखिए क्या बनेगा k - 1 नॉट इक्वल टू 2k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2k + 1 नॉट इक्वल k - 1। तो 2k + 1 इसको उधर ले जाइए, k इधर लाइए तो माइनस का k हो जाएगा और माइनस का 1 उधर ले जाओ, माइनस का 1। तो k बचा माइनस का 2। तो कोई भी समीकरण निकाय का कोई हल कब नहीं होगा, या तो k बराबर कितना हो 2 हो, या k का मान -2 नहीं होना चाहिए। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कब नहीं कोई हल होगा इसका, जब k का मान 2 हो या k का मान -2 नहीं होगा, तब इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो 2 मान आपको प्राप्त हुए, दोनों आपको लिखकर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर इस दूसरे का खा खंड देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। इस दूसरे के खा खंड में क्या क्या रखा है, कहा है चित्र देखकर बताइए कि चित्र में दे भी रखा है, क्या दे रखा है दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में क्या दे रखा है, दो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज AOB है, त्रिभुज DOC है। इन दोनों त्रिभुजों में AO भुजा और OC भुजा का अनुपात, OB और OD का अनुपात दे रखा है कितना 1/3, अर्थात इन दोनों त्रिभुज की दोनों संगत भुजाओं का अनुपात कैसा है, आपस में बराबर है। हम ये भी कह सकते हैं ये वाले कोण देखिए कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण AOB बराबर होगा कोण DOC, दोनों कोण बराबर होंगे, क्यों है शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और अब जब त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं तो समरूपता के नियम से क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात और उन संगत भुजाओं के द्वारा बनने वाले जो कोण है वो भी कैसे होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, अर्थात त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज DOC के। और समरूप त्रिभुज की सभी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम लिख देंगे क्या, AO/OC इक्वल टू AB/DC, इसके भी इक्वल होगा। तो हमको जिसका मान चाहिए वही भुजाएं हम ले लेंगे, इसका मान है 1/3, AB का मान हमको ज्ञात करना है, DC का मान 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो AB इक्वल टू
गुणा इधर चला जाएगा 3AB हो जाएगा। कितना होगा ये 3AB इक्वल टू 1.5। AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5/3 0.3 कर दीजिए 15 एकम 15 दूनी अर्थात 0.5 सेंटीमीटर। ये भुजा हमारी कितनी होनी चाहिए 0.5 सेंटीमीटर हमको प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही देखिए इसका गा खंड इसको हल करना है। तो गा खंड में क्या कह रखा है कि 3√3 tan 12 डिग्री और यहाँ पर दे रखा cot 45 डिग्री, cot 60 डिग्री, tan 78 डिग्री। इतना इसका हमें क्या निकालना है मान निकालना है। तो इसमें करेंगे क्या देखिए जिन कोणों का मान हमको पता है उनके तो आप डायरेक्ट मान रख दीजिए। जैसे tan 12 डिग्री इसको ऐसे यहाँ लिख दीजिए। cot 45 का जानते कितना 1 होता है, cot 60 का जानते कितना होता है 1/√3। अब देखिए 78 और ये 72 इनको जोड़ो कितना बन रहा है 90 बन रहा है। तो जब इस तरह के कोण दे रखे होते हैं तो किसी एक अनुपात को हम 90 वाले जो हमारा रूल है उससे हम बदल लेते हैं, चतुर्थांश वाले अनुपात से इसको बदलने का तरीका सीख लेते हैं। क्या इस tan 12 इसको छोड़ दीजिए, दोनों में से एक को बदलना है, या तो tan 12 को बदल लीजिए या tan 78 को बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे tan 78 है, 78 कब आएगा जब हम 90 में से कितने घटाएंगे 12 तब 78 आएगा। या तो हम अगर इसको बदलते तो हमको 90 में से कितने घटाने पड़ते 78 घटाने पड़ते। देखिए गुणा में है √3 भाग हो जाएगा tan 12 डिग्री आप ऐसे लिख दीजिए और ये देखिए tan से बदल जाएगा cot बदल जाएगा और पहले चतुर्थांश में इसलिए प्लस। ये tan cot क्या होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो इसको हम 1/cot लिख सकते हैं। एक cot 12 हमारा देखिए पहले लिखा वो cot 12 कैंसिल हो गया, कितना मान आ गया 1। क्वेश्चन नंबर दूसरे के घा खंड में तो इसमें देखिए एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता, ये भी प्रायिकता का क्वेश्चन है तो इस बार इसको छोड़ देते हैं, अभी आपके कोर्स में इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? आंसर नंबर 3 में क्या कह रखा है 3 का का खंड हमने इसलिए लिखा क्योंकि 3 के का खंड में समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन दे रखा है और इस वर्ष जो है समांतर श्रेणी सिलेबस में हमारे नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं खा खंड की तरफ। खा खंड में क्या कर रखा है संख्या दे रखी है 0.666 को क्वेश्चन में कहा P/Q, इसके P/Q रूप इसका ज्ञात करिए, अर्थात इसको P/Q रूप में हमको दी हुई संख्या को बदलना है। तो क्या करते हैं इस दी हुई संख्या को हमने मान लिया x, ठीक x मान लिया। अब ध्यान क्या रखना है जैसे देखिए किस जो अंक 6 है यह ऐसी डिजिट है ये बार बार आ रही है, अंक 6 का बार बार क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रहा है। तो जब पुनरावृत्ति बार बार इसकी हो रही है कितने अंक की एक ही अंक की हो रही है तो जब एक अंक से एक अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो तो 10 से गुणा करके घटा लीजिए, 2 अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो तो 100 से गुणा करके घटा लीजिए और 3 अंक की पुनरावृत्ति यदि बार बार हो तो 1000 से गुणा करके हम संख्या को घटा लेते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास एक अंक हो रहा है तो 10 से गुणा कर लिया 10x हो जाएंगे। इसी को हम जब 10x यहाँ जो गुणा 10 से करेंगे तो एक पॉइंट कहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा तो 6.66। अब 6 तो कितनी बार भी लिख सकते हैं तो पॉइंट इधर आ गया। अब इन दोनों का आपस में क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। नीचे अंक देखिए ज्यादा है तो घटाने पर माइनस माइनस तो घटा दिया तो माइनस के देखिए 9x बच जाएंगे और ये घटाने पर देखिए माइनस का कितना बचेगा खाली 6 बचेगा। तो माइनस माइनस छोड़ दीजिए तो x इक्वल टू 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 अर्थात कितना मान बन गया 2/3। तो इस तरह से क्या हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा हम लोगों ने हल कर लिया। गा खंड में क्या कर रखा है वृत्त के व्यास AB के सिरे दे रखे हैं, अर्थात एक वृत्त है ठीक है और उस वृत्त का एक व्यास है AB, होने वाली AB व्यास है वृत्त का। AB जो बिंदु A है उसके निर्देशांक दे रखे हैं क्वेश्चन में -2, -7 और जो बिंदु B है इसका दे रखा है 1, -11 एक पॉइंट दे रखे हैं। हम जानते हैं व्यास कहाँ जाता है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है व्यास और केंद्र क्या है व्यास का मध्य बिंदु है
तो हम केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे, किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा देंगे, निकल जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। जब वृत्त के केंद्र के निर्देशांक अगर हम निकालेंगे तो जानते हैं क्या, फार्मूला लगा देंगे क्या, x1 प्लस x2 अपान 2, ऐसे y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक, ये आपका x1 y1, इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। मान रख देंगे x1 का मान -2 प्लस का 1, ऐसे y1 का मान -7 -11, कुल मिला के -1/2 बचा। यहाँ पर हमारे पर कितने बचे, माइनस के होंगे 18, तो उसे भाग कर देंगे तो माइनस के आ जाएंगे 9। ये आ गया केंद्र। अब हमको चाहिए त्रिज्या, तो व्यास को निकालने के बाद में क्या कर दें, उसको आधा कर दें, त्रिज्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या अगर चाहिए तो 1/2 AB, अर्थात AB व्यास है। अब दूरी, अब व्यास निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, दूरी का सूत्र लगा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इन सभी के मान रख लीजिए। x1 हमारे पास -2 है, -1 है, y1 हमारे पास -7 और y2 है -11, तो +11 हो जाएंगे। माइनस के देखिए कितने होंगे 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे। यहाँ देखिए 11 में से 7 घट जाएंगे, तो 7 घटने के बाद प्लस के कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अब ये तो इनको जोड़ लीजिए पहले, तो कितने हो गए, 13 हो गए। अब या तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं तो हम इतने लिख देंगे क्या, √13/2 मात्रक। एक क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या हमको जो ज्ञात करनी थी, हमने वृत्त की क्या निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली। अब इसी उत्तर नंबर 3 का घा खंड जो है उसको हल करते हैं। देखिए घा खंड क्या दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का घा खंड क्या क्या रखा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है एक जीवा है AB, यह जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है दिए हुए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो दिए हुए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे बताएंगे, इसका हम डायरेक्ट वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं। देखिए ये लघु वृत्तखंड है और ये पूरा क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो पूछा क्या गया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम इसको सी लिख लें, तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड हम इसको ACB भी लिख सकते हैं, ACB का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट वृत्तखंड का। तो क्या होता है, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। सबका मान रख देंगे। एंगल हमारे पास 90 है, 360 लिख देंगे, पाई ऐसे लिख दीजिए। r का मान देखिए 10 दे रखा है क्वेश्चन में, 10 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी r का मान रख देंगे, साइन 90 यहाँ लिख देंगे। इसको भाग करेंगे 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 पाई का मान रखना चाहे तो 22/7, ये हो जाएंगे 100। 1/2 ये भी 100 हो जाएंगे, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो आप क्या करें, पहले तो 100 कॉमन ले लेते हैं। 100 कॉमन ले लेने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, 1/4 गुणा 22/7 कितना बचा, माइनस का 1/2। हल भी कर सकते थे डायरेक्ट, ना अगर कॉमन लेते इसको तो भी डायरेक्ट भी हल हो जाता। तो इसको काट दीजिए, 2 11 हो गए, 2 में एलसीएम लेके इसको हल कर लीजिए। तो 11/14 माइनस 1/2, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 14, तो इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 11 तो से भाग 2 7 14, कितना भाग चला जाएगा, तो 7 14, तो ऊपर कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। ठीक, 7 आ जाएंगे, तो 7 घटा दीजिए, 100 गुना 7 घटाएंगे तो ऊपर 4 बचेंगे, नीचे देखिए कितने बचे 14। 2 से काटेंगे, 2 7 14 और उधर 2 दूनी 4,
तो इधर हमारा जो मान बन रहा है ये हो जाएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। हम क्या करेंगे, इसको पूरा अगर दशमलव में हमको उत्तर निकालना है तो हम 7 से भाग लगा देंगे। हम पूरे दशमलव में हमको पूर्णांक रूप में या दशमलव भाग के रूप में जो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी वही हमारा क्या कहलाएगा, उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पहला जो खंड है का, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है 426 और 576 का मासा ज्ञात करिए। तो 426 और 576 का जब हम मासा निकालेंगे किसके माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से। वास्तव में देखा जाए ये जो मासा निकालने की जो प्रक्रिया है ये हमारी पहली जो हम अन्य छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं वही प्रक्रिया है। तो हमने देखिए आपको सरलतम अधिकतम जितना सरल हो सके उतना बनाने के लिए हमने क्या कर रखा है, आप जैसे मासा निकालते हो वैसे निकाल लीजिए। हम लोग क्या करते थे छोटे क्लासों में इस तरह मासा निकाल लेते थे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते जाते हैं। देखिए भाग दिया 426 एकम 426 शेष इतना आया, फिर 426 को 150 से भाग दे दिया। ऐसे फिर हमने क्या कर लिया, जो 126 शेष हुआ उससे 150 भाग दे दिया। भाग देने पर अंत में क्या हो गया, शून्य प्राप्त हुआ हमको शेषफल। तो किससे, 6 से भाग देने पर हमको शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। तो 6 क्या हो गया, इस दोनों संख्याओं का मासा हो जाता था। लेकिन विभाजन एल्गोरिदम में अगर हम ऐसे करेंगे तो विभाजन एल्गोरिदम नहीं माना जाएगा और आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो विभाजन एल्गोरिदम में लिखेंगे क्या, लिखना यही है। कैसे लिखते हैं, इसको आप क्या करेंगे, इसको रफ में कर लेंगे। इतना काम आप रफ में कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ स्टेप बाय लिखेंगे। जैसे देखिए पहला हमारा सबसे बड़ा अंक कितना है, 576। तो 576 को देखिए हमने 426 से भाग दिया, कितना भाग गया, 1 गया। तो 426 गुणा 1, शेष कितना बचा हमारे पास, एक। देखिए भाग देने पर 150 हमारे पास शेष बचा। ठीक, अब अगला देखिए हमने, अब अगला जो हमारा स्टेप है भाग देने का, तो इतना शेष बचा हमारे पास। शेषफल हमारा अभी 0 नहीं हुआ, तो सेकेंड स्टेप हम प्रयोग कर लेंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक हमारे पास देखिए 426 है और दूसरा अंक क्या है, 150। इससे भाग दिया हमने। अब देखिए जैसे हम 150 से भाग दिया, 2 बार गया, 2 भागफल गया, शेषफल कितना हमारा बचा, यहाँ पर 126 बच रहा है। 150 से भाग देने पर तो 126 शेषफल आ गया हमारे पास। शेषफल अब भी शून्य नहीं, तो थर्ड स्टेप में पहुंच जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या, देखिए इन दोनों बड़ी संख्या हमारी 150 है, 150 लिख दीजिए। अब 150 को जैसे यहाँ पे 126 से भाग दिया, कितना बार गया, 1 बार गया 126। देखिए 150 को 126 से भाग दे रहे हैं तो कितना भागफल गया, 1। शेषफल हमारा यहाँ कितना बच रहा है, देखिए 24 बच रहा है। अभी शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, तो चौथे स्टेप में पहुंचेंगे। इन दोनों बड़ा अंक कौन सा हमारा, 126, वो लिख दिया। 126 को 24 से भाग दिया, कितने भागफल गया, 5 गया। 24 भाग 5 दिया, 5 भागफल गया। 24 से हमने भाग दिया तो हमारा भागफल कितना गया, 5 गया। शेष हमारा कितना बच रहा है, प्लस का 6, अब भी 0 नहीं आ रहा है। तो अगले स्टेप में बढ़ जाएंगे। अगले स्टेप में देखिए दोनों में बड़ा अंक हमारे पास कितना है, 24 है। तो 24 को हमने 6 से भाग दिया, कितना भागफल गया, 4 भागफल गया। लेकिन शेषफल क्या आ गया, 0। तो जहां पर विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, जहां पर शेषफल हमारा 0 आना शुरू हो जाता है वहीं पर हम अपना स्टेप रोक लेते हैं। और यही किस अंक से भाग दिया था हमने, देखिए 6 से भाग दिया था। 6 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, यही हमारा मासा हो जाता है अंत में। अतः मासा, इन दोनों अंकों का जो हमने विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा निकाला वो कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। आप क्या करेंगे, इस काम को इसको रफ में दिखा लेंगे। अगर इसको यहाँ पे दिखाएंगे तो ये साधारण विधि कहलाएगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं कहलाएगी। तो इसलिए इसको रफ में करके आप सरल, क्यों लिखा है, इसलिए लिखा कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना समझना ना पड़े। फटाफट आप स्टेप बाय स्टेप लिखते रहिए, यही विभाजन एल्गोरिथम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर नंबर 4 का खाका। उत्तर नंबर 4 के खा में देखिए क्या करना हमको, cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 प्लस साइन इंटू में लिखा है साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45। ये इसको हल करके हमें कितना लाना है, 7/4 लाना है, अर्थात दोनों में सिद्ध करना है। तो LHS हम लेके चलेंगे
और हमको 60/4 लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो देखिए LHS में cos 0 का मान आप जानते हो, त्रिकोणमितीय टेबल में मान सब हमको क्या करने हैं, याद करने हैं। जैसे मान याद हो जाएंगे तो ये सवाल आपको बहुत सरल लगेगा, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है। sin 45 का 1/√2 होता है। दूसरी ब्रैकेट में देखें, sin 90 का मान 1 होता है और cos 60 का मान 1/2 होता है। लेकिन cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अब देखिए ये तो साधारण है, इनमें अंडर रूट नहीं लगा है, तो 2 एकम 2 1 3 हो जाएंगे, 3/2। 1/√2 आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे 2 एकम 2 1 3, 3/2। अब देखिए सब सुनका लग गई क्या? जब आप जानते हो a + b हो इंटू a - b हो तो क्या लिख देते हैं, a² - b² लिख देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, एक में प्लस है एक में माइनस है, 1/√2 का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास हो जाएंगे 9/4 और ये हो जाएंगे 1/2। इनका हम लेना एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे 9, 2 दूनी तो 2 ऊपर हो जाएंगे, तो अर्थात 7/4। ये इस तरह से हमने कैसे कर दिया, LHS बराबर हमारा क्या आ गया, RHS। ये हमको इतना सिद्ध करके लाना। अब उत्तर नंबर 4 के गाखंड को हल करते हैं। तो 4 का गाखंड क्या है, इसको हल कर लीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का खाखंड और ये हमने हल किया था। अब देखिए गाखंड में क्या दे रखा है, गाखंड में कहा है कि 2 बिंदु हैं, एक 3, दूसरा 9, ये बिंदु दे रखे हैं। एक रेखाखंड पूरा AB है। सवाल में शर्त क्या दे रखी है, क्वेश्चन में शर्त ये दे रखी है कि ये दोनों जो बिंदु हैं इसके बीच जो रेखाखंड बनता है, यह रेखाखंड 2 बिंदुओं द्वारा समत्रिभाजित हो जाता है। अर्थात समत्रिभाजित का मतलब ये हुआ कि समान समान 3 भागों में बट जाता है। तो ये देखिए AB रेखाखंड है, 2 बिंदु हमने बीच में ले लिए, ये समान भाग ये हो गया, इतना समान भाग ये हो गया, ये इतना समान भाग ये हो गया। अर्थात ये दिया हुआ रेखाखंड 3 समान भागों में बट गया। तो अगर हम देखें बिंदु C के अगर निर्देशांक निकालना चाहें तो देखिए इन 3 भागों में अगर हम C की बात करें तो 3 भागों में एक भाग तो हमारा इधर आ गया, ठीक, और तो इधर कितने भाग रह गए, 2 भाग। 3 भाग थे कुल मिला के, तीनों समान थे, एक भाग हमने इधर ले लिया तो इधर हमारे 2 भाग बचे। तो C के निर्देशांक निकालेंगे तो अंतः विभाजन का हम लगा देंगे सूत्र। तो बिंदु C के निर्देशांक, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये रेखाखंड 3 भागों में बट रहा है, तीनों भाग आपस में समान है। जब हम C बिंदु को लेंगे तो C बिंदु से देखें तो एक इस तरफ कितना हो जाएगा, 1 भाग, और C बिंदु के इधर कितने हो जाएंगे, 2 भाग। तो अनुपात हमारा कितना हो गया, 1:2। तो वही हम सूत्र लगा देंगे, m1x2 + m2x1 अपान m1 + m2 कामा m1/2 + m2/1 अपान m1 + m2। अब करना क्या, हमको सिर्फ मान रखने हैं। तो मान कैसे रख देंगे, देखिए m1 का मान 1 है, अभी हमारे बिंदु हो गए, एक x1 हो गया, एक y1 हो गया। इस बिंदु को हम लिख देंगे x2 और y2। हमारा सवाल बिल्कुल सरल हो गया। सिर्फ हमको क्या करना है, ये दिए हुए मान जो है इस फार्मूले में, सूत्र में रख देने हैं। तो देखिए m1 का मान 1 रख लिया हमने, x2 का मान हमारे पास 9 है, m2 का मान 2 है, x1 का मान 3 और 1 + 2 m1 m2 के मान दे रखे हैं। एक मान है y2 का मान 9 दे रखा है और m2 का मान देखिए 2 दे रखा है, जबकि y1 का मान देखिए माइनस का कितना है, 3 है। यहाँ पर 1 + 2 हम ये रख लेंगे। तो देखिए 9 एकम तो 9 हो गया, ठीक है, और ये 3 दूनी 6 हो गए, बटे में देखिए 3, टोटल इनका योगफल हो गया। ऐसे यहाँ देखिए 9 और ये गुणा, देखिए चिन्ह भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें वरना गलती कर देंगे कहीं ना कहीं। तो प्लस माइनस गुणा माइनस हो गई, 3 दूनी कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया, 1 बटे में 3। कुल मिला के हमारे पास देखिए यहाँ पर टोटल हमारा 15 बन रहा है, और इनको हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना बन रहा है, 3। 6 घटा दिया हमने 9 में से, भाग कर लीजिए, 3 पंजे 15 बन जाएगा, ये 5 बनेगा, 3 एकम 3, ये 3 बन गया। अर्थात बिंदु C के निर्देशांक की बात करें तो बिंदु C के निर्देशांक कितने आ गए, 5, 1 आ गए। अब यही बात करें बिंदु D की, तो देखिए बिंदु D की, या तो जैसे हमने लगाया नियम
एक इधर 2 इधर, वो नियम लग जाएगा दोबारा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक तरीका और है सवाल को हल करने का। ये बिंदु जो डी है, देखिए सी और बी के बिल्कुल क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, मध्य में आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। सी बिंदु है और इधर हमारा लास्ट में बिंदु बी है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, बिंदु डी। तो सी के निर्देशांक हमने 5, 1 निकाले, बी हमारे पास देखिए 9, 9 दे रखा है। अगर डी के निर्देशांक निकालें, डी के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगाकर भी हम निकाल सकते हैं। चाहे तो पहले वाला फार्मूला लगा सकते हैं, विभाजन वाला, ये भी लग जाएगा। जब डी ले गए आप तो इधर 2 बिंदु रह जाएंगे, 2 भाग हो जाएंगे, इधर 1 भाग हो जाएगा, बिल्कुल वही है, उल्टा हो जाएगा सवाल। लेकिन अगर मध्य बिंदु लगाएंगे तो भी सवाल हमारा हो जाएगा। x1 + x2 बटे 2 कामा y1 + y2 बटे 2। क्रम से देखिए, अब x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। दोनों मान रख लीजिए, x1 का मान 5 और उधर ये 9 बटे 2। ऐसे देखिए y1 का मान हमारे पास 1, ये 9, टोटल इधर 14 हुए, इधर हो गए 10। इनको भाग कर लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 7 बटे 5। तो ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक को निकालने थे, बिंदु सी के और बिंदु डी के, हमने निर्देशांक निकाले। इस तरह से क्या कर लिया आपने, अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन नंबर 4 के आपने 3 खंड हल कर लिए। तो शेष प्रश्न हम अगली पीरियड में, अगली वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो लगातार आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।